हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही यूपी पुलिस भर्ती के लिए, उसमें हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में आया हुआ है उसको लेकर आया हुआ हूँ आपके सबके सामने। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, और जो भी एग्जाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे, और उसको बेहद आसान तरीके से जो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि ये टाइम आपको बहुत एडवांस ट्रिक या बहुत एडवांस मेथड पढ़ाने का नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतरीन मेथड समझाने का जो कम टाइम में अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाए कि जो आप सबको समझ में आए, चाहे जिसको मैथ्स कम आती हो, जिसको नहीं आती हो, जिसको बहुत अच्छे से आती हो, उन सब के लिए एक आइडल टाइम में चीज़ों को सॉल्व करने के जो सॉल्यूशन दूंगा वो आपके पास जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की अपनी सेकेंड क्लास। यूपी पुलिस भर्ती में छोटा सा योगदान जो हमारा है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दोगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे, और उन सभी चीज़ों को अपने एग्जाम में अप्लाई करोगे जो यहाँ से आप सीख के जाओगे, और सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो पढ़ते हैं अपनी क्लास में यूपी पुलिस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सबको बेसिक चीज़ें जैसे पता होनी चाहिए। जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ जिसको आप बेसिक फॉर्मूलाज हैं, याद रखिए, ताकि आप एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो चीज़ें वो अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ a+b होल स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। तो a² + b² + 2ab, और आपके पास दूसरा फॉर्मूला होता है a-b होल स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हो a² + b² - 2ab। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम एक तो एक फाइंड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो a² + b² को लाने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि आप कुछ मत किया करो, आप सिंपल सी बात किया करो कि जो यहाँ पर गिवन दोनों फॉर्मूलाज हैं इनको ऐड कर दिया करो। तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस का a - b का होल स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आपको a² + b² मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि आप ab की वैल्यू फाइंड करो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4ab का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। मतलब a + b का होल स्क्वायर का और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उनसे हम दो और फॉर्मूलाज बना सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली एग्जाम्स में a² + b² या ab के फॉर्म में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, जहां पर आप चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने की वजह से आप उसमें टाइम ज़्यादा लेते हो, फिर वो आपसे होता नहीं, और नर्वस होने के बाद आप और भी क्वेश्चंस गलत करते हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई x + 1/x आपके पास अगर k है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि x² - 1/+1/x² क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ k² - 2। ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जैसे कि मैं एक कुछ और फॉर्मूलाज लिखना चाहूँगा यहाँ पर, तो आप देखिए, जैसे कि मैं यही फॉर्मूला आपके लिए बता सकता हूँ कि x + 1/x अगर k के इक्वल है, तो यहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है कि x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होगा, तो उससे आप बोलो कि k³ - 3k इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब आपके पास x - 1/x की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू a है, तो यहाँ से आपसे अगर कोई पूछता है x² प्लस में 1/x², तो आप उसको बोल दो कि यहाँ से जो वैल्यू माइनस से प्लस लाने में आएगी वो हो जाएगी a² + 2। या आपसे कोई पूछता है x³ - 1/x³, तो आप उससे बोलोगे कि a³ + 3a आपका जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर x + 1/x आपके पास k दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा यही क्वेश्चन से कन्वर्ट करके आप बताइए कि x - 1/x क्या होगा, तो आप उसको क्या बताओगे। तो सिंपल सी बात है कि उसको आप बताओगे k² - 4। क्या बताओगे, k² - 4 अंडर रूट में। इसका रीज़न ये है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² = k² - 2। मतलब अगर -2 इधर लिख दूँ, -2 इधर लिख दूँ, तो आपके पास इधर बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा k - 4। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दी हुई है और आपसे पूछ रहा है x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो आप उसको बताओगे कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों वैल्यू कब आएंगी इसके लिए ध्यान देना है। जब x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो और x माइनस वन अपॉन एक्स पूछ रहा हो तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, और जब आपके पास x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हो और a उसकी वैल्यू हो तो वहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। मतलब प्लस है और माइनस पूछ रहा है तो माइनस आ रहा है, माइनस है और प्लस पूछ रहा है तो प्लस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में कुछ और फॉर्मूले लेके आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे आपकी, और जो आपके क्वेश्चंस को लगाने में कम से कम टाइम में आंसर पाने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। वह क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड व 60 सेकेंड में मैदान को पूरा कर चक्कर लगा देते हैं। यदि वह मैदान के किसी बिंदु के साथ एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय बाद उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। अब जाहिर सी बात कर रहा है कि अगर सिंपल सी बात है कि कोई यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ की चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, तो यहाँ से अगर 4 लोग दौड़ रहे हैं तो कुछ मतलब वह क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान को पूरा कर सकते हैं। मतलब किसी की स्पीड ज़्यादा है तो किसी की कम है, लेकिन कुछ एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर एक दूसरे को वो ओवरटेक कर रहे होंगे। जिसकी स्पीड फास्ट होगी या फास्टेस्ट होगी या एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होगी दूसरे से, तो वो उसको ओवरटेक कर रहा होगा। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि एक ना टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो सारे के सारे क्या करेंगे, मीट करेंगे। और जब इस कंडीशन में आपसे मीट करने के लिए टाइम पूछता हो तो सिंपल सा बात है कि वो वहाँ पर एलसीएम की बात कर रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है कि जहाँ जो टाइम जो ले रहे हैं, जो धावक है वहाँ पर दौड़ने वाले छात्र हैं, वो कितने कितने समय में दौड़ रहे हैं, तो उसका जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो उनके मिलने का एक जैसा समय होगा। तो इस क्वेश्चन का जाहिर सा मतलब हो जाएगा कि वो एक कितने समय बाद मिलेंगे उसी बिंदु पर। तो सेम बिंदु पर जब किसी भी 4, 5 या 10 लोगों का मिलना होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, या जो जितना स्पीड के साथ दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का एलसीएम पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 30, 40, 50 और 60। तो आपको एलसीएम की क्लास में मैंने एसएससी की जो क्लास हुई थी उसमें एलसीएम के बारे में हमने 2-3 मेथड बताए थे, लेकिन अब एग्जाम आपका पास आ रहा है तो उसमें मेथड ज़्यादा नहीं क्रिएट करूंगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 30, 40, 50 और 60 का जब आपको एलसीएम निकालना है तो उसको भाग विधि से निकाल लो, सबसे आसान तरीका है। या आप कह सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में 30, 40, 50 और 60 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जो चारों के पहाड़े में आता हो। तो आप इसका पहाड़ा पढ़ लो, इसका पहाड़ा पढ़ लो, इसका पहाड़ा पढ़ लो और इसका पहाड़ा पढ़ लो। आप देखोगे कि जो हमारे पास नंबर आएगा जो चारों से एक साथ डिविजिबल होगा और सबसे छोटा नंबर होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसको 2 से डिवाइड करो तो 15 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 25 बार जाएगा और 30 बार जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 15 एज इट इज़ रहेगा, 10 बार जाएगा, 25 बार जाएगा और 15 बार जाएगा। फिर आप 200 करने जाओगे तो यहाँ से 15 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। लेकिन जब आप 3 से करोगे तो ये 5 बार, ये 5 एज इट इज़, ये 25 एज इट इज़ और ये 5 बार। फिर आप इसको देखोगे तो 5 से ये एक और ये 5 बार और 1 बार और ये फिर 1 बार 5 के लिए जाएगा। तो आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 थे, 24 पंचे 120 पंचे कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 क्वेश्चंस में सेकंड्स में टाइम चल रहा था, तो मतलब 600 सेकंड्स के बाद वो क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, एक साथ आके मिल जाएंगे, या वो एक साथ आने के बाद ओवरटेक कर रहे होंगे। तो 60 सेकंड्स क्वेश्चन में आंसर हमने निकाला है, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन आप देखोगे तो 10 मिनट दे रखा है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड्स आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि 10 मिनट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और एलसीएम निकालने का इतना टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। आप सीधे 30, 40, 50, 60 का टेबल, मतलब 3, 4, 5, 6 की टेबल अगर आपको याद है तो 30, 40, 50, 60 का निकल जाएगा और वहां से आप उसका एलसीएम लगा के टिक करके आगे बढ़िए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक फाइंड कीजिए। इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने ये बोला अगर आपके पास कोई दो संख्याएं यहां पर, अगर आपके पास यहां पर कोई दो संख्याएं हैं, तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं दो संख्याएं a एंड b हैं, तो ये भी मैंने बताया है कि a इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF ऑफ a एंड b इंटू LCM ऑफ a एंड b। तो यहां पर आप देख रहे हो a इंटू बी मतलब a और b का गुणनफल क्वेश्चन में दे रखा है 6400, तो आप यहां पर रखो 6400। HCF क्वेश्चन में दे रखा है, जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है वो दे रखा है, महत्तम समापवर्तक है 16, गुणे में एलसीएम फाइंड करना है ए एंड बी का। तो आप देख रहे हो 6400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16, जो कि हो जाएगा एलसीएम, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 से ये 16 से ये 4 बार और ये 0 400 बार जाएगा, मतलब एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, उन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा 400, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो आप समझ जाइए कि उसके कॉमन मल्टीपल में से, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब आप कोई छोटी से छोटी संख्या लोगे और आप 75, 80 और 135 से जब उसको भाग देने जाओगे, तो इसका मतलब वो तीनों संख्याओं से एक साथ कटनी चाहिए और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, वो एलसीएम होता है, लेकिन कटनी नहीं चाहिए बल्कि वहाँ पर 3 शेष आना चाहिए। तो इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा, अगर उससे ज़्यादा हो संख्या 3, तभी तो शेष आएगा। तो जो भी एलसीएम है उसमें 3 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप एलसीएम निकालने जाओगे, यहाँ पर एलसीएम ऑफ 75, 80 एंड 135, क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि हमारे पास एलसीएम जो है 135 है। तो 135 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 15 भी है और 3 भी है और 9 भी है, 15 भी है, 3 भी है, 9 भी है, लेकिन यहाँ पर 5 है सिर्फ, ना कि 3 है, ना कि 15 है, ना कि और कोई नंबर है। तो 5 के बाद इसमें क्या बचेगा, 16 बचेगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, इसका एक मल्टीपल फैक्टर क्या गया, 16 गया। अब आप ध्यान दीजिए, 15 नवैयम 135 होता है और 15 बचे 75 होता है, मतलब यहाँ पर तो 9 आ रहा है, यहाँ पर 15 भी है, यहाँ भी 15 है, लेकिन इसका जो 5 है, इसका जो एक्स्ट्रा 5 है वो नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इंटू में 5 कर दो, तो आपका ये जो होगा वो ओरिजिनल एलसीएम आ जाएगा इस नंबर का। ये दूसरा तरीका है बताने का। क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको तरीका समझा दिया, वरना इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। अगर आपको चीज़ें कम समझ में आ रही तो आप सीधे भाग विधि से जाइए और एलसीएम फाइंड कीजिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड है कि आप सबसे बड़ी संख्या को लीस्ट कॉमन मल्टीपल मान लो, उसके बाद आप दोनों संख्याओं बची दोनों संख्याओं में देखो कि जो आपने संख्या लिखी है, क्या उनके जो आपके फैक्टर्स हैं, क्या 80 और 75 में वही सेम फैक्टर हैं। अगर नहीं है तो आप उसके बचे हुए फैक्टर्स को यहाँ पे लाके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 16 पंचे 80, मतलब 135 में अगर मैं 80 का गुणा कर दूँ तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। पहले बार 0, 8 पंचे 40 और 13 8 104 और 108 हो जाएगा, मतलब एलसीएम आपके आ गया 10,800। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 10,800 होगी जो 75, 80 और 135 से एक साथ भाग देने पर कट जाएगी। लेकिन आपको वह संख्या फाइंड करनी है जिसमें 3 शेष बचता हो। तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा +3 करके 10,803। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राम और श्याम की उम्र के सापेक्ष अनुपात 4:5 है। यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कि राम है और श्याम है, इसके उम्र की सापेक्ष अनुपात दे रखी है, जैसे मतलब जैसे ये दिखा हुआ है वैसे दे रखी है, तो 4:5 दे रखी है। लेकिन 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाता है। अब यहां पर बात देखिए, अनुपात बदल रहा है, 4:5 था फिर 6:7 हो गया। तो आप देखिए सबसे पहली बात कि राम की जो इंक्रीमेंट है एज में और श्याम की जो एज में इंक्रीज हो रहा है, क्या उनके बीच का गैप इक्वल है? तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इक्वल है।
अगर गैप इक्वल है तो ये इक्वल गैप कितने साल दिया हुआ था, कितने वर्ष दिया हुआ था, तो आप कहोगे 6 वर्ष। एग्जाम में अगर 2 वर्ष की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू 6 ईयर्स है, इसका मतलब यहाँ पे सब काम रेशियो में हो रहा है। तो रेशियो में अगर एक मल्टीपल आपका, एक मान आपका 2 है जिसकी वैल्यू 6 साल है, तो गिवन नंबर्स की वहाँ पे वैल्यू 6 साल से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ से कह सकते हो, अगर 2 के रिस्पेक्ट में ना करना हो तो एक का कह सकते हो कि आप कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। अब पूछ रहा है उनकी उम्र में क्या अंतर होगा। अब उम्र चाहे आज ले लो चाहे 10 साल बाद ले लो, दोनों की उम्र का अंतर वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों 10-10 साल बढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए उनकी उम्र का अंतर हर जगह सेम होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 1, और यहाँ से भी कॉमन कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब एक जो यूनिट का गैप है वो कितने के बराबर है, 3 ईयर्स के। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि उनकी उम्र के बीच का अंतर जो होगा वो 3 वर्ष होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दो संख्याओं का योग 28 और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है कि आपसे बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर अगर आपके पास 28 है और a माइनस बी बराबर आपके पास 12 है, तो या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना कि प्रतिस्थापन विधि और ये सारी विधियां जो हैं वो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होंगी। या फिर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है गुणनफल वाला, कि 4ab बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 28 का वर्ग माइनस इसका वर्ग 12 का वर्ग। यहाँ से देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो 28 माइनस 12 एक ब्रैकेट में और 28 प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में। तो 28 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा 16, और 28 12 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 40। और 4ab के बाद आप देखोगे अगर मैं 4 उधर ले जाऊँ तो इधर क्या बचेगा ab, तो अपॉन में 4 से 4 टाइम जाएगा, तो आ जाएगा आंसर आपका 160 इस क्वेश्चन का, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सिंपल प्रतिस्थापन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज यहाँ पे करके आपको दिखा दिया कि आपको अगर वो चीज़ें नहीं करनी आ रही है तो सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लो। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। एक व्यक्ति जो है वो बाजार तक, मान लो वो यहाँ से कुछ उसका घर टाइप का है, यहाँ से वो मार्केट जाता है जो बहुत भीड़ भाड़ वाली इलाका है, यहाँ तक वो जाता तो है पैदल, लेकिन आता है कैसे, ऑटो से। तो इस टोटल आने और जाने का जो समय दिया हुआ क्वेश्चन में, टोटल ट्रिप में उसे 90 मिनट लग गए, मतलब 90 मिनट्स उसको लगते हैं। अब दूसरी बात, यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता, मतलब एक बार जाता और दूसरी बार ऑटो से आता, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस वहां पर क्या होता, सेम होता। डिस्टेंस सेम होता तो टाइम इक्वल होता। तो दो अलग अलग जगह पे अगर टाइम इक्वल है तो मतलब यहाँ पर अगर जो टाइम लगा होगा वही टाइम यहाँ लगा होगा, और टोटल टाइम वहाँ पर है 30 मिनट्स, तो मतलब यहाँ पे 15 मिनट लगा होगा और यहाँ पे भी 15 मिनट लगा होगा, मतलब उसको जाने में भी 15 मिनट लग रहा है और आने में भी 15 मिनट लग रहा है। तो यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये बात जो हो रही थी वो ऑटो से हो रही थी दोनों तरफ की, आने और जाने की। लेकिन मैं अगर पैदल आने जाने की बात करता हूँ तो आप कहोगे जाएगा और आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 90 मिनट्स में ऑटो वाला टाइम हटा देता हूँ तो 90 मिनट्स में आप देखो तो 15 मिनट उसका जो वापस आने का समय था वो ऑटो से था, जिसको हटाने पे आपने देखा कि 15 मिनट्स उसको जाने में लग रहा है। ये बात जाने में उसको कब लगी, जब वो पैदल चल रहा था। और जब वो पैदल जाएगा और आएगा तो इसका मतलब दोनों जगह टाइम सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो 75 जाने में और 75 आने में उसको समय जो लग जाएगा वो 150 मिनट लग जाएगा। और 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट्स या 2.5 घंटा आप बोल सकते हो। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको समझाया, कोई इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाए, बहुत ही ज़्यादा इसको बहुत सब्जेक्टिफाई नहीं किया, बहुत ही यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया आपको, और एक बेसिक नॉलेज दे के मैंने इसको समझा दिया एकदम प्रैक्टिकल वे में कि आप जा रहे हो पैदल, आ रहे हो ऑटो से, तो क्या टाइम, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपका आंसर जो आया थर्ड ऑप्शन, जो कि इसका राइट आंसर है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। पहली बात, पिकनिक में टोटल व्यक्ति वहाँ पर कितने गए,
240 व्यक्ति वहां चले गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पहली बात तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आदमी थे, औरत थी और बच्चे थे, लेकिन इस आदमी की जो संख्या थी इस औरत से 20 ज़्यादा थी। मतलब 20 ज़्यादा थी किससे? औरत से। औरत अगर टोटल औरत मान लो इसका नंबर W है तो मेन का कितना हो जाएगा? 20 + W, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, तो टोटल वयस्क कितने होंगे? माता और पिता वयस्क हो जाएंगे। तो टोटल आप देखोगे 20 + 2 ऑफ W, टोटल वयस्क हो गए। ये कौन है? वयस्क हैं। क्या है? वयस्क हैं। तो इस वयस्क जो ये वयस्क हैं वो 20 ज़्यादा है इस बच्चों की टोटल नंबर से। तो मतलब यहाँ पर अगर 20 ज़्यादा लिखा हुआ है तो इसको कम कर दो, तो आपके पास बच्चों की संख्या जाएगी 2W। तो पिकनिक में कुल कितने पुरुष गए थे? तो इन सभी का सम क्या है? 240। मतलब 2W, 1W, 3W और एक 4W प्लस 20 बराबर 240 के है। मतलब 4W बराबर हो जाएगा 220 और 1W का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पुरुषों की संख्या, तो मेन बराबर था W + 20, तो 55 + 20 कर दो यहाँ से, तो 75 वहाँ पर टोटल पुरुष थे, जो कि इसका 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालें। तो अगर विषम संख्याएं अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ कि विषम संख्या जो रही होगी हमारे पास, विषम संख्या, पहली विषम संख्या की बात की जाए तो A रही होगी। और क्रमागत विषम संख्याओं में अगर मैं 2-2 जोड़ता चला जाऊँ तो क्रमागत विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। जैसे मैं A लिखूँ, उसमें आप A + 2 जोड़ दो, मतलब A + 2 ले लो, A + 4 ले लो, A + 6 ले लो, A + 8 ले लो, A + 10 ले लो। तो ये संख्याएं 6 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी अगर A हमारा पहला विषम संख्या है तो। आप देख रहे हो A + 4 + A + 6 + A + 8 और प्लस A + 10, हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हो गई। इन सभी का योग अगर आप देखो तो इनके सबसे बड़ी संख्या जो A + 10 है उसके 2 गुने से ये 38 ज़्यादा है सभी का योग। तो इसका मतलब सभी का योग आप देख लो तो 6 से तो कंपल्सरी आ जाएगा। 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 आ जाएगा यहाँ से, बराबर 2A + 20 + 38। जब 2A इधर लेके आओगे तो बन जाएगा 4A बराबर 30 उधर जाएगा तो 38 और 20 58, और 58 से जब आप 30 घटाओगे तो जाएगा 28। तो A की वैल्यू आ जाएगी 7। मतलब प्रथम फर्स्ट हमारा विषम संख्या आ जाएगा 7। लेकिन अगर सभी विषम संख्याएं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग फाइंड करूं तो आप चाहे यहाँ पुट कर दो A की वैल्यू, चाहे इन सभी को A को वैल्यू पुट करने के बाद ऐड कर दो तो वही आंसर आएगा। तो मैं सभी का योग फाइंड करना चाहूँगा, तो 2 × 7 + 10 प्लस में 38, तो 2 × 17 + 38, तो 34 + 38 बराबर हो जाएगा 72 के, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब से 10 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की 2 गुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर मैं मान लेता हूं कि सीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष होने के बाद आप उसमें देखोगे कि वो x वर्ष से 8 वर्ष के बाद, मतलब x + 8 बराबर हो जाएगा x + 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले, मतलब 6 वर्ष पहले आज के x - 6 साल की रही होगी, अपनी 6 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी उम्र की थी, मतलब इंटू में 2 थी, जब 6 मतलब 8 वर्ष के बाद होगी। यहाँ से आप देखोगे तो x + 8 बराबर हो जाएगा 2x - 12। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। तो जो सीता है वो वर्तमान है उसकी 20 वर्ष रही होगी, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। संदेशवाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए ₹60 प्रति है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए ₹48 है। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है भेजने में लागत मूल्य क्या होगी? आप सिंपल सी बात समझिए चीज़ों की, कि अगर कोई एक ग्राहक मतलब एक संदेश वाहक है तो वो ₹60 1 kg का लेता है,
उसके बाद पर केजी जब जब बढ़ेगा तब तक वो 48 रुपये पर केजी का एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा। किसी भी संदेश को भेजने का या पार्सल भेजने का कोरियर वाला ही होगा। तो पी किलोग्राम उसने मेजर किया, पी किलोग्राम हमारे पास क्या है, उसका वजन है। तो पी किलोग्राम भेजने के लिए उसको कितनी लागत लगानी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात मानिए कि अगर 1 किलोग्राम का वजन रहा होगा तो वो 60 रुपये पे करेगा, ठीक। लेकिन अगर पी किलोग्राम का रहा होगा तो इसका मतलब उसमें से 1 किलोग्राम का पे कर चुका है, बचा कितना, P-1। अब बचे हुए P-1 को आप देखोगे तो 48 रुपये के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उस पर पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ से पता चलेगा ज़्यादा होगा कम। तो पहले बात ध्यान से देखो, टोटल लागत की बात हो रही। टोटल लागत आप देखो, अगर फर्स्ट केजी की बात करूँ तो 60 रुपये दे दिया उसने। उसके बाद एक्स्ट्रा 60 रुपये इंटू 1, पर रेट दे रखा है 60 का, इंटू में 1 केजी किया तो 60 रुपये उसका लागत आ गया पहले केजी के लिए। दूसरे में आ जाओ तो वेट दे रखा है P-1 और उसका जो वजन है वो वजन के हिसाब से पर केजी के हिसाब से जो रेट है वो 48 रुपये है। तो आप देखोगे हमारे पास अब जो आने जा रहा है वो टोटल रुपये आने जा रहे हैं। तो 60 प्लस 48P माइनस 48 बराबर आप देखोगे तो 12 प्लस 48P रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रुपीज़। 12 प्लस 48P इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पी के जी में मान लीजिए 1 केजी का 60 रुपये दे दिया तो बचेगा कितना वेट, P-1। अब एक्स्ट्रा वेट को अगर मैं 48 के हिसाब से दूंगा तो सिंपल सी बात होगा कि P-1 इंटू 48 हमारा जो कहा जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा 60 रुपये के अलावा अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये था, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये था बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% का मतलब आपसे कोई बोले तो बता दोगे कि 1/5 होता है। मतलब 5 की वस्तु को 1 रुपये के लाभ पर बेचेगा तो 6 में बेचेगा, लेकिन 5 की वस्तु यहाँ पर 50 दे रखी है तो मतलब 5 की वस्तु को 6 पे बेचेगा, मतलब 50 की वैल्यू है 60 में बेचेगा वो, क्योंकि 5 गुणे 10 तो 6 गुणे 10 बराबर 60। तो बी को 60 में बेच रहा है। बी को 20% लाभ पर बेचने के बाद बी ने उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट में बेचा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 की वस्तु को कितने पे बेचेगा, 5 पे बेचेगा। तो यहाँ पर 4 की वस्तु अगर आप देखोगे तो कितनी दे रखी है, 60। तो 5 पे बेचने के लिए कितने में देगा, 4 गुणे 15, तो 5 गुणे 15। तो आप देखोगे 75 रुपये में सी को बेचेगा, कौन, बी। अब डी की बात करता हूँ, सी ने उसी 40% के लाभ पर डी को बेचा। सी ने उसी 40% लाभ पर डी को बेचा उसी वस्तु को। तो 40% का मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 2/5, 2/5। तो इसका मतलब अगर 5 की वस्तु को 7 में बेचेगा तभी इसको 40% का प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 75 दे रखी है तो आप बोलोगे इंटू 15, और 7 को आप 15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 105 रुपीज़ जो आ जाएगा वो डी वाले के लिए परचेजिंग कॉस्ट हो जाएगी, उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 105 इसका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा से शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रतिमाह है तो राजेश का आय बताइए। मैं मान लेता हूँ राजेश की जो इनकम थी वो कितनी है, यहाँ पर 100 रुपये है। राजेश की जो टोटल इनकम थी वो 100 रुपये थी, और इस पर अगर वो 15% रूम रेंट मतलब रूम रेंट पर देता है तो 15% का मतलब हो गया 15 रुपये देगा वो। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान तरीका है कि 100 का 15% मतलब 15 यूनिट उसमें खर्च किया कि रूम रेंट पे। फिर अगला जो 35 यूनिट खर्च कर रहा है भोजन पे कर रहा है, 35 यूनिट उसने भोजन पे खर्च कर दिया। अब अगले जो 20 यूनिट है वो खर्च कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, यहाँ पर फूड पर, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर। अब टोटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर मैं देखूँ तो 15, 35, 50 और 20 70 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 100 की इनकम में 15 का 70 का एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी 100 माइनस 70 बराबर 30, राइट। इस 30 का आंसर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2250, मतलब 70 गुने है ये 30 का 2250। तो अगर एक मल्टीपल आपने ढूंढा, एक यूनिट की वैल्यू 70 है तो आपने यहाँ पर लेट किया था टोटल उसकी इनिशियल इनकम, जैसे इनकम यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप देखोगे इनकम बराबर हो जाएगा 100 यूनिट को आप 70 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर 70 नहीं 75 आएगा क्योंकि 30 का 75 टाइम्स है ये, तो यहाँ पर 75 टाइम्स है ये। तो इसका मतलब क्वेश्चन में
70 ना करके आएगा 75 का यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 100 गुणे 75 बराबर 7,500 रुपये। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने कुछ गेहूं 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8-10 सही 4/5% की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य बताइए। पहले बात लिखो, 8 सही 4/5% का मतलब क्या होता है, तो 11/125 का मतलब होता है 11/125 का मतलब होता है 8 से 4/5%। मतलब 125 की वस्तु को अगर 11 रुपए की हानि पे बेचेगा तो बेचेगा कितने का, 114 का। तो जाहिर सी बात है कि वो 125 की वस्तु को 11 की हानि में बेचता है। तो आप यहाँ से समझो चीज़ों को कि अगर 125 उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी, तो आप बोलोगे 11 रुपये कम कितना, 114। लेकिन क्वेश्चन में पर क्विंटल का जो रेट दे रखा है वो 1,000 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर एक क्विंटल का रेट 125 से आप 1,000 लोगे तो इंटू 8 करना पड़ेगा। यहाँ पर 114 को इंटू 8 करोगे, 8 चौके 32 और 11 अठे 88 और 3 91। 1,000 के रेट पे 912 का बेचकर वो 8 से 4/5% की हानि कमाता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स दे रखे हैं वो हज़ार में, मतलब 9,000 10,000 ऐसे दे रखा है। तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ क्विंटल की क्वांटिटी रही होगी, गेहूं की क्वांटिटी रही होगी 10 क्विंटल, 10 क्विंटल्स वहाँ पर गेहूं की क्वांटिटी रही होगी। तो इंटू में 10 कर दो, यहाँ पर भी इंटू में 10 कर दो, मतलब 10,000 रुपये का उसने 10 क्विंटल गेहूं खरीदा और 9,120 रुपये का उसने 10 क्विंटल गेहूं 8 से 4/5% की हानि पर बेच दिया। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। इसको बहुत बेसिक से समझते हैं कि अगर आपके पास विक्रय मूल्य, यहाँ पर मैंने कहा कि आपके पास विक्रय मूल्य 2 रुपये है, अब इस 2 का आप देखोगे 3 गुना होने के बाद ये 6 रुपये हो जाएगा। तो लाभ अगर x रहा होगा तो अब लाभ हो रहा है 5x। सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य को 2 गुना किया गया, 3 गुना किया गया, तो लाभ पहले अगर x रहा होगा तो अब लाभ 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना लाभ बढ़ गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विक्रय, उसको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यही तो होता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2, प्रॉफिट कितना है x। तो कॉस्ट प्राइस दोनों जगह के लिए सेम है। क्वेश्चन में ऐसा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर 2x 2 माइनस एक्स आप यहाँ पर देखोगे, अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, इसका सिंपल फंडा है कि जब आप 6 से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर 5x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/4। तो मतलब 1 यूनिट आ गई x की वैल्यू। अब पहले में आ जाओ, पहले में अगर x मतलब एक प्रॉफिट था, एक था क्या प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2 माइनस एक्स, सी पी कितना था 2 माइनस 1 बराबर 2 यूनिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन, क्योंकि 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 माइनस 1 का हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 100, तो बराबर 100। एक मिनट, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस 1 ही रही होगी। कॉस्ट प्राइस अगर 1 रही होगी तो 1 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपये का प्रॉफिट इंटू में 100 आप करोगे तो ये देखोगे कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 100% इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास यहाँ एक यूनिट कॉस्ट प्राइस को 6 रुपये में बेच रहे हो तो 5 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, 500 रुपये प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो 100 का 5 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा के बच्चों की किसी बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी। मैंने कहा कि बच्चों की संख्या सबसे पहले यहाँ पर मान लो बराबर x रही होगी। तो यदि बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलता है। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई होगी। तो पहले कंडीशन में आप देखो, यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कहता है कि प्रत्येक बच्चे, टोटल बच्चे कितने x, अगर एक एक बच्चे को वहाँ पर बच्चों की संख्या का 1/8 नोटबुक मिलता है, मतलब x/8 नोटबुक मिलता है, तो टोटल x बच्चों को कितना नोटबुक मिल जाएगा, x बच्चे गुणे उनके नोटबुक बांटने की क्वांटिटी x/8।
तो यहाँ पर आप देखोगे x बच्चों में एक एक बच्चे को x/8 मिला, तो टोटल x इंटू x/8 नोटबुक मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, मैंने कहा भाई आधी कर देता हूँ, x/2 कर देता हूँ, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। मतलब प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक दोगे तो टोटल नोटबुक भी यहाँ आ जाएगा। इस दोनों कंडीशन में दोनों जगह नोटबुक सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोनों जो यहाँ पर मेथड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो सेम क्वेश्चन के हैं। तो आप देखोगे ये से x कैंसिल कर दो, और यहाँ से 2 से 1 बार और 2 से 8 बार, तो आप x की वैल्यू देखोगे 64, मतलब बच्चों की संख्या वहाँ 64 रही होगी। तो 64 बच्चों में अगर आप 64/8 क्वांटिटी में नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप देखोगे 512 नोटबुक टोटल यहाँ पर बांटी गई होंगी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 512, फोर्थ ऑप्शन। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट पे चढ़ता है या जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वह इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार कर रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्पीड मतलब यहाँ पर टाइम सेम है, क्या यहाँ पर टाइम सेम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीड। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा रेशियो इक्वल हो जाएगा। और एक की स्पीड यहाँ पर 57, दूसरे की स्पीड यहाँ पर 63, तो जो स्पीड का रेशियो होगा 19-21 का, वही रेशियो 19-21 का उनके बीच क्या हो जाएगा डिस्टेंस का हो जाएगा, मतलब उनके बीच नंबर ऑफ मंजिल का डिफरेंस हो जाएगा। तो जब आप पहले वाले का देखोगे तो 21 का रेशियो ले रहा है डिस्टेंस और दूसरा वाला 19 का रेशियो ले रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब पहला वाला 21 का स्टेप आएगा नीचे और दूसरा वाला 19 स्टेप ऊपर जाएगा तो कहाँ मिलेंगे। इसको बहुत आसानी तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर आप देखो तो T1 बराबर T2 होगा, क्योंकि दोनों एक समय पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी स्पीड का रेशियो जो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा D1:G2। तो स्पीड यहाँ पर आप देखोगे तो 51, पहले छोटे वाले के लेता हूँ, S2 63 दे रखा है। तो आप यहाँ से देखोगे तो 17 × 51 और 21, सॉरी यहाँ पर 57 मंजिल पर मिनट है। तो स्पीड क्वेश्चन में 57 मंजिल पर मिनट दे रखी है, तो 19 या 57 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 19:21, और यही रेशियो यहाँ पर D1:D2 का आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना। तो 19:21 रेशियो किसका आ जाएगा D1:D2 का। अगर y की मैं बात करूँ तो y यहाँ पर किस मंजिल पे है, y 91वीं मंजिल पर है, और ये अगर 21 मंजिल नीचे आता है तो आप कहोगे 30th मंजिल पर पहुँचेगा। और यहाँ पर अगर x की बात करता हूँ 11वीं मंजिल पर है, 11th फ्लोर पे है, और ये 19 मंजिल ऊपर जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ये 19 ट्रेवल करेगा। तो आप फिर देखोगे 19-11 मिनट करोगे 30th मंजिल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और दोनों जगह सेम मंजिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 30वीं मंजिल ऐसी मंजिल होगी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये शेष हैं। 100.82 रुपये शेष हैं। 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये में कितने चॉकलेट खरीद सकता है। ये तो फ़ोन पे वाला ज़माना आ गया है। जब फ़ोन पे लोग करने लगते हैं तो ख़त्म हो जाता है अकाउंट में। 150 करते हैं, उनके अकाउंट में 100 रुपये 200 रुपये बचते हैं। तो यहाँ पर देखो 100.82 रुपये वो क्या करता है, पहले तो बैंक में उसके पास शेष होते हैं, इसमें 74.35 और जमा करता है। तो आप देखोगे 5 2 7 8 3 11, यहाँ से आ जाएगा 4 और 1 5 और 10 और 7 17, मतलब उसके पास टोटल 175.17 एक साथ रुपये जो हैं सेम है उसके अकाउंट में। तो आप देख रहे हो फिर उस टाइम पर उसने 50.17 रुपये उसने निकाल लिया। तो मतलब ये माइनस करना पड़ेगा, ये ऐड किए थे, ये जमा हुआ था, ये जमा किया था और ये निकाला है। तो आप देखोगे यहाँ से जब निकालोगे तो 0 0 आ जाएगा, डेसिमल से यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 120, 125 आ जाएगा। मतलब 125 में अगर वो 5 की रेट से टॉफ़ी क्या चॉकलेट खरीदता है तो चॉकलेट के नंबर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाएगा 25। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित करने पर हर दशा में शेष 8 आ जाए। पिछले तरीके से क्वेश्चन जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहा है, तो 12, 20 और 24 के एलसीएम की बात की जाए तो मैं मान लेता हूँ कि एलसीएम हमारे पास 24 है। अब 24 आपने ले लिया तो 12 और 24 का मल्टीपल तो 24 है। 12 और 24 का जो आप देख रहे हो मल्टीपल 24 है, लेकिन 20 का 24 नहीं है। 20 का 4 इस 24 के अंदर है, तो बची संख्या 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 120 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम जो आ रहा है इसका मतलब वो 12, 20, 24 से डिविजिबल है कंप्लीटली। लेकिन जब आप इसमें ऐड कर दो +8 तो आपके पास 128 एक ऐसी संख्या आएगी जो इन सभी संख्याओं से विभाजित की जाएगी, तो हर केस में 8 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2x + 3 अपॉन 5x + 4 इज गिवन एज 3/4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात दिया हुआ है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, त्रिगुणात्मक अनुपात क्या होता है, हमारे एसएससी क्लास में मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है। तो यहाँ पर जब भी आप कभी भी द्विघात गुणात्मक या त्रिगुणात्मक की बात करें, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट की बात करता है। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में स्क्वायर है। गुणात्मक की बात करें, त्रिगुणात्मक की बात करें तो उसका मतलब वो स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। लेकिन जब सब और सब की बात करेगा तो अंडर रूट की बात करेगा। तो यहाँ पर अगर 3 और 4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो उसका मतलब 3/4 को 3 बार इक्वली गुणा कर दो या 3/4 का होल क्यूब कर दो, तो आ जाएगा 27/64। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 दूना 128 x + 64 3 है 192 आ जाएगा, बराबर 27 पंचे कितना हो जाएगा, 135x + 108। जो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से देखोगे डिफरेंस आ जाएगा 7x और इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 84, तो x बराबर आ जाएगा 12। और क्वेश्चन में 12x का वर्ग याद कीजिए, तो x का वर्ग मतलब 12 का वर्ग बराबर 144। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक परीक्षा क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उनके अंक क्रमशः 79, 81, 88, 94 थे, मतलब 100 में से रहे होंगे टोटल आउट ऑफ 100। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। जब 85% अंक पाया है सभी विषयों में, तो ये मान लेते हैं, ये कहते हैं उसको कि ये उसका एवरेज दे रखा है। तो मैं यहाँ पर अगर इन सभी नंबर्स की बात करूँ तो 79, 81, 88 और 94 नंबर अगर हर विषय में पाया हुआ है कुछ, तो जो आखिरी विषय होगा उसमें भी एक ऐसा नंबर आएगा जिनको सबको मिला के 85% बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर एवरेज ही उसका 85 रहा हो, तो आप देखो ये 85 से कितना कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है ये, तो ये -6 कम है। और ये कितना कम है, या मैं इसको कह दूं कि सभी को एवरेज बनाना पड़े तो इसमें +6 करना पड़ेगा, इसमें +4 करना पड़ेगा, इसमें -3 करना पड़ेगा और इसमें -9 करना पड़ेगा। तो आप देखो 6 और 4 10 और 9 और 3 12, मतलब -2। मतलब वहां पे एक ऐसी संख्या लाना जिसको मुझे 2 बढ़ाना पड़े। यहाँ पर कम है ना, तो 2 को बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या पॉसिबल है 83, जिसमें आप 2 बढ़ाओगे तभी ये 2 और 2 मिला के 0 हो जाएंगे और हमारा एवरेज इस क्वेश्चन का 85 आ जाएगा या 85% आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 83 हो जाएगा। 83 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है बेसिक मेथड से, तो आप सभी चारों का नंबर का सम करो, प्लस में 5वें का x मान के = 85/85 उसका एवरेज मान के इंटू में 5 कर दो और वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही मेथड है इसका, एवरेज मेथड। अब 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु ₹945 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% का मतलब होता है 3/10 और 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब 10 की वस्तु को 3 रुपए की छूट के बाद अगर बेचा जाएगा तो 7 में बेचा जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर 10 रुपए को 1 रुपए की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचा जाएगा, 9 रुपए में बेचा जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए रही होगी तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 63। मतलब छूट देने के बाद ही बेचा गया 63, और 63 का जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 945 रुपये। मतलब ये इंटू कितना टाइम है, 15 टाइम है। तो यहाँ पे तो जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उस वस्तु की लागत मूल्य जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो हमारा यूनिट प्राइस था, इंटू में 15 कर दो तो 1500 रुपये उसका लागत मूल्य आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 10% का वार्षिक ब्याज दर है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और ईयर दे रखा है, टाइम दे रखा है इन ईयर 3 years और प्रिंसिपल दे रखा है 2,000। तो 2,000 रुपये पर 10% के हिसाब से प्रथम वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा यहाँ से। तो आप देखोगे दूसरे वर्ष 200 बनेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड बनेगा इस इंटरेस्ट पे। तो 200 का 10% आप देखोगे कितना बन जाएगा 20। अब नेक्स्ट ईयर आप देखोगे तो 200 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ वाला जो इंटरेस्ट आएगा 200 पे वो आ जाएगा 20, और यहाँ वाला जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो जाएगा 20, और यहाँ वाला इंटरेस्ट 10% आ जाएगा 2। तो आप देखो सी आई माइनस एस आई की बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो सी आई मतलब टोटल और एस आई मतलब हमारा सिर्फ ये बाहर वाला। तो जब आप देखोगे तो ये कॉमन हो रहा है, ये अगर कॉमन हो रहा है तो उसको हटा दो, तो बची संख्या क्या 20 3 60 प्लस 2 बराबर 62, और 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस आ जाएगा सी आई और एस आई का 62 आ जाएगा। इसके लिए आपके पास एक मेथड में लिख दे रहा हूँ, ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आर जो दिया होगा वो आर को हमें इस रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आप देखोगे जो फॉर्म बनेगा यहाँ पे डिफरेंस में निकालने का वो होता है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 3/r+1 अपॉन में 1/r का होल क्यूब, अगर 3 साल है तो ठीक। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर निकल आएगा। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। सिंपल सी बात समझिए कि एस आई जो है वो सी आई से 1 रुपये कम है, तो इसका मतलब सी आई माइनस एस आई बराबर 1 रुपये ही तो है। क्या है ये 1 रुपये के आ रहा है सी आई और एस आई का कॉमन मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 10% के हिसाब से मैं मान लेता हूँ 100 रुपये हमारे पास कोई अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, तो प्रथम वर्ष 10% के रेट से कितना हो जाएगा 10 रुपये। दूसरे वर्ष क्या आ जाएगा 10 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट, और उसका जो सी आई आ जाएगा इस 10 रुपये पे वो आ जाएगा 1 रुपये। तो आप देखोगे सी आई ये है, एस आई ये है, और सी आई माइनस एस आई जब आप कर रहे हो तो आपके पास 1 रुपये ही आ रहा है। तो जिसका सिंपल सा फंडा है यहाँ पर 1 रुपये मुझे मिल गया, एक ही फाइंड करना था इंटू में 1, तो प्रिंसिपल जो आपने माना था वो एकदम सही माना था, तो इंटू में 1 कर दोगे तो आ जाएगा 100 रुपीज़। मतलब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, यदि माता और पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तो बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मैं कह देता हूँ सबसे आसान तरीके से कि माता और पिता की औसत आयु दे रखी है 36 एंड 3 बच्चों की चिल्ड्रंस की आयु दे रखी है यहाँ पर 10। तो टोटल कितने लोग हैं 5। तो टोटल अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पर माता और पिता के एवरेज आयु के हिसाब से अगर उनके एवरेज आयु को न देखकर मैं उनके आयु का योग लेता हूँ तो आप कहोगे 72 हो जाएगा। 36 दूना 72, 2 लोग हैं 72 हो जाएगा, प्लस 3 लोग में आप 10-10-10 अगर देखते हो तो 30 हो जाएगा। तो मतलब 102/5 बराबर कितना आ जाएगा आप कहोगे 5 को 20 बार और 0.2 को 5 से भाग दोगे 0.4 आ जाएगा। 20.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। मैं अगर कहूँ आपको कि अगर वहाँ पर माता पिता C1 C2 और C3 में 36 वर्ष माँ 36 वर्ष पापा और 10-10 वर्ष के बच्चे रहे होंगे, तो सबका अगर एवरेज निकालना है तो सबको बराबर होना पड़ेगा। सबको अगर बराबर होना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको 10 बनाऊँ तो यहाँ पर बचेगा कितना 26 और 26 मतलब 52 बच गया। अब 52 में से आप ध्यान दो 5 लोगों को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 50 को सबसे पहले बांट दो। मतलब ये अगर 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 पहले थे तो बचेगा कितना 26 26 26 52 में से 50 बांटोगे तो +10 करोगे +10 करोगे यहाँ से +10 करोगे तो सब कितने हो जाएंगे 20। लेकिन अब आप देखो तो 2 आपके पास बचा हुआ है। जब आप 2 को 5 इक्वल भाग में बांटने जाओगे तो 0.4 बांटना पड़ेगा, तो 0.04 और ऐड कर दो यहाँ पर, तो आप देखोगे हमारा जो एवरेज आ जाएगा एक लोग का 20.4 और सबका यही आने वाला है। तो इसका मतलब है 20.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से जिस मेथड में आपको समझ में आए, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्योंकि आपके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं अगर क्वेश्चन आपके हिसाब से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नंबर कम पाओगे, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा लोगे, आप गलतियां ज़्यादा करोगे, नर्वस ज़्यादा होगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा
बहुत अच्छे तरीके से समझोगे और देखोगे और बहुत प्यार दोगे और इसे शेयर करोगे जितना ज़्यादा हो सकेगा। और आप सब लोग वीडियो को देखिए, लेक्चर्स को देखिए, क्वेश्चंस टॉप 25 क्वेश्चंस आते रहेंगे और भी लेक्चर्स आएंगे, उसमें हर क्वेश्चंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। कुछ 2 या 3 मेथड्स बताए जाएंगे किसी किसी क्वेश्चंस के। उन सभी मेथड्स को आप देखिए, अप्लाई कीजिए और जो मेथड आपको सुटेबल लगे, जिस मेथड को आप और रिड्यूस कर सकते हो उन सबको रिड्यूस करो। मैं ऐसा नहीं करूँ कि मेरे मेथड से क्वेश्चन चलना चाहिए। मेरे मेथड को आप एक बेस बनाओ, एक ब्रह्मास्त्र बनाओ और उस ब्रह्मास्त्र को उतना शार्पन करो अपने तरीके से ताकि उस मेथड को सिर्फ आप अपने लैंग्वेज में समझ पाओ, लगा पाओ और कम टाइम में आंसर पा जाओ और सिलेक्शन आप लेके जाओ वहाँ से। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। मैं आप तक 25 टॉप 25 क्वेश्चन पहुँचाता रहूँगा। इसी वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुँचता रहूँगा, आप सब तक मैं पहुँचता रहूँगा। और आप सब लोग छोटी सी वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए इसको। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।